Hello students, myself Shashank and today we are going to discuss a very important topic, that is President of India. Let's start our class. President of India. So, while starting with the President of India, we all know that the position of the President is somewhat very similar to the King of British. So, हम लोगों को आज यहाँ पे मेनली डिस्कस करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं प्रेसिडेंट के वो किस तरीके से काम करेंगे, और इसमें हम एक कंपैरेटिव स्टडी भी करने की कोशिश करेंगे विद द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटेन, दैट इज द किंग वहां पर, और द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. ठीक है, ओके. So in this lecture what we are going to discuss is the first and the most important thing is the constitutional position of President of India. Then we will be discussing the election for the president, and in the third lecture we will be discussing a very important topic, that is the process of impeachment. Generally लोग बोलते हैं the process of removal of the president is called impeachment, but there is a slight difference between the removal and impeachment. We are going to discuss that particular point in the third lecture, and then we will be discussing the powers of the president. ओके, सो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन of the president, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उसका जो एक्सप्लेनेशन है या उसके बारे में कहां पे लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन दी पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट इज मेजरली गिवन इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम लोग हेडिंग के तौर पे पढ़ते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव या यूनियन हम पढ़ते हैं, जिसमें 3 चीजें आ जाती हैं. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्टेट, तो स्टेट की जो परफॉर्मेंस है वो 3 ऑर्गन्स पर डिपेंड करती है. वन इज योर एग्जीक्यूटिव, अनदर वन इज लेजिस्लेटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी. एंड वी ऑल नो दैट इंडिया has federal characters in it. इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में a proper distribution of powers is there of executive, legislative and judiciary at center level as well as the state level. तो यहाँ पर जब भी हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट की पोजीशन की, तो हम ये कह सकते हैं by the part 5 that here we are going to discuss about the union executive. ये union executive क्यों बोल रहे हैं? Because प्रेसिडेंट जो है उसको कहा जाता है he is the head of the executive. क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिडेंट जो है इंडिया में वो क्या है? वो है आपका head of the executive. अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि what do you understand by head of the executive? As we all know that India follows the parliamentary form of government, and a very important feature of parliamentary form of government which we have incorporated from the Britain Westminster's model is that there are 2 heads in India, or you can say when we talk about the positioning of executive, we can say that we have a special type of executive known as dual executive. इंडिया में dual executive के एस्पेक्ट को हम लोग कैरी ऑन करते हैं. डुअल एग्जीक्यूटिव का जो मतलब है, दैट मींस हियर वी हैव 2 हेड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव. वन इज द नॉमिनल हेड, or you can say the de jure head,
एंड अनदर वन इज द रियल हेड, दैट इज द फैक्टो हेड। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं डी ज्यूरे हेड कौन है, वो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। President of India is somewhat, or you can say the nominal head, although the word nominal is nowhere written in the constitution, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद द de facto head जो है इंडिया में वो कौन है, वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। कौन है, प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम लोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इन बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 52 जो वो कहता क्या है, आर्टिकल नंबर 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा, और ये जो प्रेसिडेंट है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, constitutional post. He is the head of the state, constitutional post, he is the head of the state, and symbolically we can say that president is the first citizen of India also। ठीक है, आ रहा है ये चीज समझ में? चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 52 देखा। नाउ आर्टिकल नंबर 53, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 53 इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को बताती है। क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 53? आर्टिकल नंबर 53 सेज दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव powers vest in the president. Yes, they're very very important. What I'm trying to explain is that president although is the nominal head of the India, but article 53 क्या कहता है? article 350 कहता है all the executive powers west in president। सारे के सारे जो काम होने वाले हैं वो प्रेसिडेंट, मतलब जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव एक्शंस होने वाले हैं वो कैसे होंगे, वो सारी पावर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस वो किसके होंगी, वो होंगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको यूज कैसे करने वाला है, व्हाट ऑल एलिमेंट्स और व्हाट ऑल इंस्ट्रूमेंट ही हैज। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही कैन either use it directly or by the help of their subordinate officers, by the help of subordinate officers। अब ये जो subordinate officers हैं ये कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके मिनिस्टर्स। ये कौन होते हैं, ये होते हैं आपके मिनिस्टर्स। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स यहाँ पे कौन है, दे आर मिनिस्टर विच ऑल्सो इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 53 इतना तो कह रहा है कि भाई ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास होगी, बट एग्जीक्यूटिव पावर्स होती क्या है, दैट मींस एग्जीक्यूशन की जो पावर्स हैं, टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस हैं, टू सेट अप रूल्स जो हैं, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन जियो जो भी निकलता है वो किस तरीके से निकलेगा, वो मेनली इसमें सारी पावर्स किसके पास होंगी, वो होंगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अच्छा, तो अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं ये किस तरीके से काम करती हैं। तो इसमें आपको ये पहले समझना है कि एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट बट इन अकॉर्डेंस विथ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो वो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ है कि मतलब ये है कि जो भी आपके एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। उसमें ऐसी कोई भी काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको अबाइड ना करता हो, या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ ना करता हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 74 क्लियरली सेज दैट ऑल दी एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं वो जो भी प्रेसिडेंट लेने वाला है, इट विल बी टेकिंग ऑन दी एड एंड
advice of the Council of Ministers. Council of Ministers मतलब यहां पे वैसे तो ये डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मेनली यहाँ पे इट ऑलरेडी इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं दे विल बी गिविंग द एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे आपके लॉज जो आते हैं या बहुत सारे आपके जो वर्डिक्ट्स आते हैं, नॉट लॉज, वर्डिक्ट्स जो आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आते हैं, उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है कि दैट द प्रेसिडेंट हैज टू एग्जीक्यूट इट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स on the aid and advice of the council of ministers. आर्टिकल नंबर 74 यही कहता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कौन करेगा? इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a very important note point has to be there, that if president do not abide the aids or advice of the Council of Ministers, तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर it is basically based on circumstances कि कब ये एडवाइस को मानेगा, कब ये एडवाइस को नहीं मानेगा। मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम B.R. अम्बेडकर के नोट्स को देखते हैं तो हम लोगों को ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट इज बाइंडेड, और यू कैन से प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक द एडवाइस एंड एड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑर्डिनरी केसेस। यस, ऑर्डिनरी केसेस। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, इट इज मेनली कमिंग अंडर द ऑर्डिनरी सिचुएशंस कि प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस माननी ही पड़ेगी ऑफ द प्रेसिडेंट। कब? जब ऑर्डिनरी केसेस होंगे, जब वहां पर एक जनरल केस होगा। बट इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस और एनी एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस, प्रेसिडेंट हैज द डिस्क्रिशनरी पावर टू नॉट टू अवॉइड और नॉट टू टेक द डिसीजंस और एडवाइजेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, बट ये पहले मिथ आप हटा दीजिए कि हमेशा माननी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, पर यह है कि जनरली अगर देखा जाए तो यस, प्रेसिडेंट हैज टू अबाइड विद द एडवाइस एंड एड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहली चीज तो ये आती है, कोई डाउट यहां तक? तो ये आर्टिकल नंबर 53 विद रिस्पेक्ट टू या रेड विद आर्टिकल नंबर 74, ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो हमेशा एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं। कभी कभी वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज करके भी अपने फैसले ले सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज मैंने अभी आपको बताई है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो अभी तक हम लोगों ने देखा पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट में कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, ये अब हम लोगों को समझ में आ गया है। बट ये जो नॉमिनल हेड है, ये हम लोगों को कैसे पता चलता है और ये क्यों लिया गया है, ये भी हमें समझना है। रीजन क्या है, देखिए ध्यान से। एज इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर जब हम लोग को आजादी मिली, सो वी प्रेफर्ड द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जो कि ब्रिटेन से ही आता है। और ब्रिटेन में ही हमें डुअल एग्जीक्यूटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, जहां पे प्रेसिडेंट, जिसको वहां ब्रिटेन में किंग के रूप में देखा जा रहा है, इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। इंडिया अपने आप को रिपब्लिकन कंट्री डिक्लेयर करता है, और वो उसका एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है वो ये है कि द हाईएस्ट पोस्ट, दैट इज द हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आंसर इज प्रेसिडेंट, एंड दिस हेड इज गेट इट्स पोस्ट बाय इलेक्शन। तो जब हम बात करते हैं रिपब्लिकन नेचर की, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि द हाईएस्ट पोस्ट is to be elected. It is through elections, not the hierarchy as of which is prevailed in the Britain, जहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होता है, बट वहाँ पर जो
पोजीशन किंग की है, बिल्कुल वही पोजीशन लगभग हल्की हल्की पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, बट द मोस्ट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर इज दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंट यू कैन से गेट इट्स पोजीशन बाय इलेक्शन। तो इसका इलेक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे यहाँ पर डुअल एग्जीक्यूटिव चलता है जिसमें नॉमिनल हेड डी जीरो हेड जो है वो प्रेसिडेंट है, तो इसके इलेक्शन को कराने की क्या जरूरत थी? तो इसके इलेक्शन कराने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि हम लोगों को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो कि रिपब्लिकन इन नेचर हो, जहां पर किसी भी राजा के वंश का चाल चलन ना हो, बल्कि वहां के जो लोग हैं उनके द्वारा ही उनको चूज किया जाए। ठीक है, आया समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो हेड हैं, और दो हेड में जो रियल हेड आता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। प्रेसिडेंट इज जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो कि स्टेट का हेड है, बट द स्टेट गवर्नमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। सो देयर वाज एन ऑब्वियस कंडीशन दैट there has to be some tussle between president and prime minister if they were elected directly through the elections. So for just you can say resolving this dispute, what we have done is that we have made the elections for the president as of indirect nature. Yes, very important. Indirect nature. That means the elections of president is of indirect nature. अब क्वेश्चन आता है कि सर what was the reason behind it? What was the reason for making the election procedure as of indirect nature for the most prestigious position of India, that is the president, the highest post of the highest constitutional post, that is president? Why we are taking a indirect election into consideration for this particular post? तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि India follows a federal system. Mainly when we talk about federal system, so most of the features of federal system is being considered as, or you can say is in the governance of India. So हमारे यहाँ पे जो federal system है उसको क्या करने के लिए, उसको लेने के लिए, inherit करने के लिए हम लोगों ने इसको indirect लिया। दूसरी चीज क्या थी? As it is a nominal head, we wanted that our president should be a nominal head to resolve the dispute between PM and president. और आप अगर आप पढ़ेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्पीचेस को तो आपको पता चलेगा कि he was in the favor that our president should be of minimal powers, or you can say it should be of lesser powers as compared to prime minister. तो ये भी बहुत important है। We wanted our president to be somewhat weak. ठीक है, we wanted our president to be somewhat weak. वीक मतलब यहाँ पे वीक का मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि बिल्कुल कमजोर हो जाए। यस, व्हेन वी कंपेयर इट विद द प्राइम मिनिस्टर तो उसको थोड़ा सा वीकर इन पोजीशन होना चाहिए, सो दैट वी डू नॉट हैव एनी टसल बिटवीन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। सिंपल सी बात है, अगर प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली इलेक्ट होता तो वो भी ये कहता ना कि भाई मैंने भी तो इलेक्शन जीत के ही ये पोजीशन पाई है, और आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग दी holistic approach of our country, or you can say our people of India. So why I will be avoiding your rules or your advices? मैं आपकी एडवाइस लेने के लिए क्यों इतना बाध्य हूँगा, क्योंकि मैं भी तो लोगों के द्वारा ही चुना गया हूँ। तो यहाँ पे एक टसल आ सकता था, इसलिए हम लोगों ने इसका जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, उसको इनडायरेक्ट नेचर का रखा है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी बोलेंगे सर ये तो बात सही है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा है, बट प्राइम मिनिस्टर का तो इलेक्शन नहीं होता है। तो ये भी याद रखेंगे, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, that prime minister is appointed by the president itself, बट यहां पे जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्राइम मिनिस्टर इज बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट द conditions or circumstances for the appointment is not solely in the hand of the president.
Getting my point? That means president does not have the discretionary power with respect to the appointment of the, or you can say, yes, appointment of the prime minister. So prime minister is not appointed in the presidential discretionary power. So क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा, only the leader of the majority party जो होता है वो claim करता है for the position of prime minister, and if there is a clear majority in the Lok Sabha, then president cannot use its discretionary power. He has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha. और अगर जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है देन ही हैज समवॉट डिस्क्रिशनरी पावर्स, उसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, बट जनरल पर्सपेक्टिव में प्राइम मिनिस्टर इज बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वो प्राइम मिनिस्टर जो बनता है वो मेजोरिटी से बनता है। मेजोरिटी मतलब सीधी सी बात है जिनको डायरेक्टली इलेक्ट करके लोगों ने भेजा है, दैट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर इज हैज टू हैव ग्रेटर पावर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। गेटिंग माय पॉइंट? आया समझ में? सो लेट्स डिस्कस कि क्या होता है इलेक्शन में ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर for the election of the president. So let's talk about the election of the president. Election of the president. When we talk about election of the president, so there are some articles which you have to take into considerations. That is, first article is article number 54. Then we have article number 55. These two articles is very important with respect to the elections of president. ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. We have some more articles. Article number 56. Then we have article number 57. So these four articles is directly related or indirectly related to the elections of the president. Okay, so let's talk about the first article in brief. So article number 54 ये क्या बताता है? Article number 54 only gives us the electoral college or the members who are eligible for the voting in the election of president. Okay, what does it mean? मतलब यहाँ पर हम simply कह सकते हैं, एक लाइन में कह सकते हैं कि we are here talking about the electoral college for the election of president, for the election of the president. ठीक है, आया समझ में एक चीज? Then the manner of election of president, the manner of the election of president, वो लिखा हुआ है आपका 55 में. Then we have 56 and 57. 57 में it only talks about the re-election of the president. ठीक है, and 56 talks about the term of office. Okay, there is one more article, that is article number 58, which gives you the qualifications for a person to become a person who article number 58 basically talks about the qualification for the person who want to contest the election of the president. Okay, so we are not dealing with article number 58 now, we are only dealing with article number 54 and 55 for this particular lecture. And if possible, then we will be switching to article number 58. Okay, so the first and the most important thing for article number 54 and 55 is they both talk about the election. When we talk about elections, so election in general perspective can be explained, or you can say can be divided into two major parts. One is direct election and another one is indirect election. So let's talk about the direct election. Direct election and the another one is indirect election. So when we take the direct elections into consideration, we
we will be seeing that these type of elections are mainly involved in the elections of MLA, MP, of Parliament. Then we have elections of village panchayat. So these are some example in which you will be seeing the direct election procedure. What does it literally means? डायरेक्ट इलेक्शन में सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खास तरीके का सिस्टम यूज करते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. इसको मैं जनरल रीजन मतलब जनरल तरीके से समझा देता हूँ. फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ए देयर आर 100 वोटर्स. इसमें आपको एक सिंपल से समझा रहा हूँ, ठीक है. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ए जिसमें 100 वोटर्स हैं और उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उसमें है आपका एक्स कैंडिडेट है, वाई कैंडिडेट है, जेड कैंडिडेट है. यहाँ देयर आर 3 कैंडिडेट्स एक्स, वाई एंड जेड. और इसमें हम कह सकते हैं कि 100 कैंडिडेट्स जो हैं, 100 वोटर्स जो हैं उनमें से 40 वोट्स एक्स को मिले हैं. उसके बाद 20 वोट्स जो हैं वो मिले हैं 25 वोट जो हैं वो मिल गए हैं वाई को. और रेस्ट ऑफ दी वोट जितने भी हो गए 65 प्लस तो ये 35 हो गए. 35 वोट जो है जेड को मिले हैं. तो यहाँ पर 100 वोटर्स में से एक्स, वाई, जेड के ये प्रपोर्शन है. बट यू विल बी सीइंग दैट कि इसमें किसी को भी बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट नहीं मिले हैं. टोटल 100 में से 40% वोट एक्स को मिले हैं. Only 25% of votes is given is been taken up by the y, and then we have lastly 35% is of z. तो भी यहाँ पे जो विनर होगा वो कौन होगा? वो होगा आपका x, क्योंकि भले ही इसको 40% वोट मिले हैं बट इस सिस्टम में यही है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही यहाँ पर विनर होगा. ठीक है, आया समझ में ये चीज? चलिए ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया. और ये खासकर वो सिस्टम है जहाँ पे हम लोग को ज्यादा रिलेटिवली कहीं पे कुछ खास कंसिडरेशंस की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पे लेमन लैंग्वेज बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर पाता है, समझ पाता है इस इलेक्शन को, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं. अनदर टर्म या अनदर वर्ड और यू कैन से अनदर टाइप ऑफ इलेक्शन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन. इस इनडायरेक्ट इलेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा. इसमें मेजरली आपको इस तरीके के इनडायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं इसमें नॉर्मली ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जो इंडिया में प्रिवेल करते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसको एक खास सिस्टम कहा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम. और इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजीज और होती हैं जिनको हम लोग अभी समझेंगे. वन इज योर single transferable vote, another terminology is proportional representation. तो इसको भी अभी हम लोग समझेंगे. ठीक है, बट मैंने अभी आपको बस जनरल चीज बताई है कि इलेक्शंस जो हमारे इंडिया में होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस और दूसरा आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन. कहाँ कहाँ होता है ये हमें समझ में आ गया है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हु ऑल आर दी members, or you can say who all are the eligible for the voting in the election of president. तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 54 जो है वो बात करता है इलेक्टोरल कॉलेज की. इलेक्टोरल कॉलेज. So the electoral college for the election of president involves first the members, or you can say elected members of parliament. Elected members of parliament. ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं. देन वी हैव इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो 2 मेजर पर्सपेक्टिव है यहाँ पे. एक है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और दूसरा है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली.
पहले इसमें केवल 2 ही होते थे, फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट किया गया. देन आफ्टर अ अमेंडमेंट, द 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था. इट एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और उस डेफिनेशन ऑफ स्टेट को में क्या क्या इन्वॉल्व किया गया? दिल्ली रीजन, दिल्ली एनसीआर रीजन जो आप पढ़ते हैं, ठीक है. एंड वी ऑल्सो एडेड पुडुचेरी. पुडुचेरी, ये दो यूनियन टेरिटरीज वो यूनियन टेरिटरीज हैं विच हैव देयर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनैक्टेड इन देम. दैट मीन्स यहाँ पे दिल्ली की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा दिल्ली में भी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और पुडुचेरी में भी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. इसके बाद अभी जम्मू कश्मीर में भी बात हो रही है, तो लेटर आफ्टर द अमेंडमेंट हम लोग स्टेट में जम्मू कश्मीर को भी ऐड कर देंगे. ठीक है, आया समझ में ये चीज? चलिए, तो यहाँ पर जो नोट पॉइंट बनता है हमारा वो ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, कहां नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पहले तो ये भी समझना जरूरी है. Whenever we talk about nominated members, we have 12 nominated members in Rajya Sabha. We were having, yes, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. Today we have 12 members in Rajya Sabha and we were having 2 members in Lok Sabha who were representing the Anglo-Indian community in the Lok Sabha. And then also, and similarly we were having 1 seat for Anglo-Indians in the state legislative assembly. But by the 104th constitutional amendment, by the 104th constitutional amendment act 2019, these two representation has been abolished. So currently what we are having is we only have a nomination of 12 members, and that too only in Rajya Sabha. And we can say that the nominated members are not involved in the electoral college of election of president. ठीक है, तो nominated members are not involved. Okay. So by this we can take a look in the electoral college, that we have the elected members of parliament. That means we have 2 houses in the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Parliament itself comprise 2 houses. One is your Lok Sabha and another one is your Rajya Sabha. ठीक है, House of State and House of People. Elected members of State Legislative Assembly. तो यहाँ पर एक चीज हम लोगों को समझ में आ गई कि जनरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये आपके एमएलए हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, और ये आपके इलेक्टेड एमपीज हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं. अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें टोटल एमपीज कितने हो सकते हैं, तो ओनली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कॉल्ड एज एमपीज, जिसका अगर एक नंबर देखा जाए तो 550 प्लस 250 इट्स अराउंड 700, कुछ 750 प्लस कुछ नंबर आएगा. ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखें, जिसमें इटसेल्फ टुडे वी हैव 28 स्टेट प्लस दिल्ली एंड पौंडीचेरी, एंड इन फ्यूचर वी विल बी हैविंग जम्मू कश्मीर टू. तो उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एमएलए के जो नंबर हैं वो बढ़ जाने वाले हैं, है कि नहीं. तो यहाँ पर अगर वोटिंग होती है और एमएलए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर डोमिनेट करेंगे. तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टू मेक द स्केलिंग, और यू कैन से टू मेक द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट to a very good scale, or you can say proportional in nature. यहाँ पे 2 principles को यूज किया गया है, very important principles involved. तो यहाँ पे 2 principles को involve किया गया है. कौन कौन से 2 principles हैं? First is the principle of federal concept, principle of federal नेचर, और दूसरा है, ठीक है, दूसरा क्या है, इक्वल स्केलिंग.
equal scaling, or you can say equity in the scaling of the votes of the इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहाँ पे दो चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं। वन इज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल नेचर। प्रिंसिपल ऑफ फेडरल नेचर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ फेडरल नेचर का मतलब बस इतना हो गया यहाँ पर कि आप देख सकते हैं एमपीज जो कि सेंटर में होते हैं उनको भी हम लोग ने रखा है इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड वी हैव आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन the MLAs. That means we are taking here the consideration of state too. Why? The answer is the president is the president of state also, center also, as well as union territory also. That means we had to take the federal character into consideration. That means we needed a representation, or you can say we needed a consent of the states too in the election of president. No matters, it is an indirect election, but उसमें हमें किसी भी तरीके से मेंबर्स ऑफ द स्टेट या स्टेट का रिप्रेजेंटेशन तो लेना ही लेना था, तो ये हम कह सकते हैं कि ये आ गया। इसके बाद आता है कि इक्वल स्केलिंग कैसे होने वाली है। तो इक्वल स्केलिंग के लिए अगर हम लोग आपसे बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे दैट there is a formula for calculating the vote of MLA, as well as there is a formula for voting the, or you can say for the vote of one MP. So let's talk about that formula too. But before that, let's talk about article number 55 also. What does it says? It has a very important concept of proportional representation. Article 55 talks about proportional representation. What does it mean? Proportional representation का मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि the value of the votes will be in accordance with the number of peoples from where that particular MLA or that particular MP is coming. That means कि भाई जो MP ज्यादा बड़े पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो ज्यादा वोट रखेगा या वोट की वैल्यू रखेगा, और जो MLA कम मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या जो MP कम मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसके वोट की वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वोट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ MLA एज वेल एज द MP। ओके, चलिए देखते हैं जरा। So when we talk about the formula for calculating the value of one vote of MLA, तो ये कैसे होता है? इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये कहता है टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द elected members of state legislative assembly, elected members of state legislative assembly। अब ये जो नंबर है ये बहुत ज्यादा आने वाला है। रीजन क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन आप जानते ही, और इफ वी कंसिडर यूपी, सिंपल अगर हम यूपी को ही कंसिडर कर लें तो MLA के वोट की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज समवट मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो और मैं आपको एक एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता हूँ कि इफ वी कट आउट यूपी फ्रॉम इंडिया and declare it as a country, then population wide it will be the fourth largest country of the world. So इसका population अच्छा खासा होने वाला है, और वहाँ पे members है भी नहीं ज्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसका population बहुत ज्यादा होगा, नंबरिंग बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हमने इसको इक्वल स्केलिंग के लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दिया। तो अब इससे नंबर जो होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई 1 बाई 1000, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इसमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे मत जाइएगा। रीजन क्या है, बस नंबर को थोड़ा कम करने के लिए किया गया है। ठीक है, आया समझ में चीज? चलिए इसके बाद जब भी हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ वन वोट ऑफ MP,
तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा टोटल नंबर, टोटल वैल्यू, यू कैन से द फॉर्मूला फॉर दिस विल बी टोटल वैल्यू ऑफ द vote of MLA, votes of MLA of all states divided by total members, total elected members of the पार्लियामेंट। इस तरीके से इनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वी विल बी टेकिंग अ सेपरेट सेशन कि किस तरीके से इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं, बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेशन वैल्यू कि किस तरीके से एक एमएलए की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। मैंने आपको सिर्फ जस्ट एक एग्जाम्पल, आपका फॉर्मूला दे दिया है, बट इसमें आपको एक चीज जो समझ में आनी चाहिए वो क्या आ रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि whenever we talk about the population aspect, क्या बोला मैंने कहा जहां पर भी पॉपुलेशन को कंसिडरेशन में रखा जाएगा तो यू विल फाइंड दैट जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसके एमएलए की वोट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देयर वाज अ रिपरकशन बाय द सदर्न स्टेट्स कि सर ये बताइए कि क्या अब हम लोगों को अपने एमएलए की वोट की वैल्यू बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा क्या? और अगर हम ऐसा करते हैं तो देन वी विल बी, और यू कैन से वी विल बी अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है और हम लोगों को अच्छा देश बनाना है, और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बहुत सारे उस समय प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रखा गया था, और वो कंसिडरेशन आपका मेनली ये था कि नो मैटर्स व्हाट ईयर इट इज, वी विल बी कंसिडरिंग द पॉपुलेशन, we will be considering the population as of year, base year of 1971। क्या बेस ईयर क्या रखेंगे? 1971 को ही रखेंगे। एंड वी गॉट अ अमेंडमेंट इन ईयर 2000, इन ईयर 2000 एक अमेंडमेंट किया गया था, इट वाज 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड इसमें हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया, क्या किया कि इसमें जब भी हम इलेक्शंस की वोट या एमएलए या एमपी के वोट की वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें पॉपुलेशन को क्या ग्राउंड रखा जाएगा, व्हाट विल बी द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो उसमें पहले 1971 था, और 1971 में कहा गया था कि भाई 2000 में हम लोग एक बार चेंज करने की सोचेंगे क्या करना है। 2000 में फिर से इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2026 कर दिया गया। दैट मीन्स नाउ वी विल बी टेकिंग वी विल बी रिकंसिडरिंग दी पॉपुलेशन इन ईयर 2026। अभी भी हमारे लिए बेस ईयर 1971 का चल रहा है फॉर कैलकुलेटिंग दी वोट्स ऑफ एमएलए एंड एमपीस। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? वरना अगर आज की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है। इसलिए आ रहा है समझ में? अभी 2024 चल रहा है, तो 2 साल बाद फिर से इसमें रिकंसिडरेशन 2026 में देखा जाएगा कि पॉपुलेशन के बेस ईयर को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई चेंज करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आएंगे, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को शायद चेंज करना पड़ भी सकता है, बहुत सारे वर्ड्स जो होंगे उनकी वैल्यूज जो चेंज हो जाएंगी, इलेक्शन में बहुत सारी चीजें होंगी, तो उस पर हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। अभी के लिए इतना आपको पता होना चाहिए, फॉर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए किस तरीके से निकलता है, वैल्यू ऑफ 1 वोट ऑफ एमपी जो है वो किस तरीके से निकलता है। गेटिंग माई पॉइंट? आ रहा है समझ में ये चीज? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए ओके। तो अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 55 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर 55 टॉक्स अबाउट द मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ द इलेक्शंस। मैनर ऑफ द इलेक्शंस की जब हम लोग बात करते हैं, व्हाट डज इट मीन? सो इंडिया में
आर्टिकल नंबर 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 55 जो है वो बताता है कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी बेस्ड ऑन proportional representation. Will be based on what? It will be based on proportional representation. Proportional representation. ठीक है, एक वर्ड यूज ये होता है. एंड देन द सिस्टम ऑफ वोटिंग विल बी सिंगल transferable voting system, single transferable voting system. ठीक है. And the third point is that the voting would be of secret ballot. कैसे वोटिंग होगी? वोटिंग होगी सीक्रेट बैलेट में. तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हम लोग को डिस्कस करनी है. और उसके बाद एक चीज हम इसको शुरू करने से पहले, whenever there is a dispute between the in the election of the president, तो वो डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाता है. इस बात को ध्यान रखिएगा. इलेक्शन कमीशन कंडक्ट जरूर कराता है इसका इलेक्शन, बट जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं. और सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. इसको भी हम लोग पढ़ेंगे. इट इज अंडर आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट अभी के लिए बस इतना देखना है कि जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो इन 3 बेसिक पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है. तो द फर्स्ट पैरामीटर इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. व्हाट डज इट मीन? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ और ये क्यों रखा गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते और प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट रखा ही हम लोगों ने, तो फिर एक इनजस्टिस हो जाता विद द माइनॉरिटी क्लासेस और फॉर द persons or the classes which are not getting adequate representation in the election of the president. ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो उनके भी हैं, है कि नहीं? चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे क्या कह रहा है? देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेशन of all classes. और वो कैसे हो पाएगा? वो हो पाएगा हमारा, कैसे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि क्योंकि इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं. वी ऑल नो दैट इलेक्टोरल कॉलेज में आपके एमपीज वोट करते हैं, एमएलए वोट करते हैं, और ये जो एमएलए और एमपी हैं, दे आर, एमपी और एमएलए जो हैं ये आपके डायरेक्टली, दे आर बीन इलेक्टेड डायरेक्टली, by the people. और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, हमें ये समझ में आ जाता है कि जहां जहां पर जैसी पॉपुलेशन होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ gives you an idea that the values of the vote of MLA and MP is based on the population. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, इस बार प्री में बना भी था, कि अगर हम किसी भी स्टेट के एमएलए की वैल्यू निकालना चाहते हैं और वहां पर उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर दी है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो अपने आप जो वोट ऑफ द वैल्यू ऑफ एमएलए जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा. यस और नो? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर देंगे तो आपका वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. और अगर हम ये कहते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सेम पॉपुलेशन के साथ इलेक्टेड मेंबर्स वहां पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, उनको इंक्रीज कर दिया जाए, दैट मींस द डिनोमिनेटर पार्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीज. दैट मींस कि यहाँ पे एमएलए एक वोट, वन वोट ऑफ एमएलए जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डिक्रीज. आया समझ में चीज? कोई डाउट यहाँ तक? अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं
कि एमपी के वोट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग होता है कि हियर वी आर आल्सो इन्वॉल्विंग द एमपीज ऑफ राज्यसभा, एमपीज ऑफ राज्यसभा। क्यों? क्योंकि ये खुद ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, तो भी हम लोगों ने यहाँ पे एमपीज ऑफ राज्यसभा को भी, जो इलेक्टेड एमपीज हैं, उनको भी यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया है। बट नो मैटर्स, अभी हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि एमएलए के आधार पर जो एमपी की जो वोट की वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट्स जो है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं कहूं ये टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ वन स्टेट, ले ऑफ वन स्टेट जो है वो कैसे निकलेगी, वो टोटल एमएलएज मल्टीप्लाई बाई वोट ऑफ, मतलब वन वोट की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। भाई एक एमएलए के वोट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई टोटल एमएलए कितने हैं उससे निकल आएगी। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेट से, तो इसका मतलब है कि directly indirectly here also we are having a population as a criteria for calculating the value of the vote of MP। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि एमपी की वोट की वैल्यू पे क्या असर पड़ने वाला है, तो सिमिलरली पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये नंबर भी इंक्रीज होने वाला है। अगर इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर अपने आप वो नंबर डिक्रीज हो जाएगा, किसका, वोट ऑफ वन वोट वैल्यू ऑफ एमपी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से तो आप लोगों को समझ में चीजें आ गई होंगी, आई थिंक यू गॉट दी पॉइंट। अब इसमें आपका एमपीज एमएलए दोनों आ जाते हैं। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि द वोट, दिस टाइप ऑफ वोटिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम मतलब यहाँ पे आप वोट तो सिर्फ एक बार करने वाले हो, क्योंकि वोट कैसा है, वोट है सिंगल, बट कैसा है उसके वैल्यू, उसका नेचर कैसा है, ट्रांसफरेबल इन नेचर है, और वो वोटिंग सिस्टम और कैसा है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग सिस्टम है। इस बात को ध्यान रखना है। ओके, आया समझ में चीज, ये आर्टिकल नंबर 55 में कह रहा है। बट एक्सेप्ट दीज टू आर्टिकल्स देयर आर सम इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटीज, जब भी आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे तो हर एक कंटेस्टेंट को ये सारी चीजों को फुलफिल करना होगा। वो एलिजिबिलिटीज जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखी गई हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि इन दोनों को अगर हम देखें, इसके साथ साथ वी हैव दैट द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी। पार्लियामेंट के पास क्या है, अथॉरिटी है कि वो चाहे तो इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के रेफरेंस में किसी तरीके के कुछ प्रोविजंस बना सकती है। तो उसने कुछ प्रोविजंस बनाए भी हैं। उसके प्रोविजंस किस तरीके के हैं, जब मैनर ऑफ इलेक्शंस में जब हम लोग जाते हैं तो आपको पता चलेगा देयर इज एन एक्ट दैट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952। फिर बाद में उसको हम लोगों ने बार बार अमेंड भी किया एंड फाइनली वी गॉट फोर्थ अमेंडमेंट इन 1997, जिसमें ये लिखा है कि देयर इज अ नीड ऑफ 50 प्रपोजर्स एंड 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 55। दैट मींस आर्टिकल नंबर 55 में ऐसा लिखा नहीं है, बट ये कहां से मिलता है, ये आपको अलग से एक्ट, जो कि पार्लियामेंट हैज दैट अथॉरिटी कि वो बना सकती है इस तरीके के अलग अलग एक्ट्स को पास कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे प्रपोजर और सेकेंडर्स को रखना चाहते हैं। ये प्रपोजर और सेकेंडर क्या है, ऑल्दो these two concept were adopted on the advice of election commission of India। और election commission of India ने सबसे पहले इसको 2 नंबर रखा था 1952 में। there was the number of proposals were 2 and seconder was also 2। what does it mean कि अगर किसी भी कंटेस्टेंट को इलेक्शन कंटेस्ट करना है फॉर द प्रेसिडेंट, तो उसे केवल दो लोगों के 2 प्रपोजल्स की जरूरत होगी, 2 सेकेंडर्स की जरूरत होगी। ये कौन होते हैं, ये वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि भाई ये प्रेसिडेंट बने। तो मतलब उसमें से 4 लोग तो चाहते हैं, क्योंकि 2 प्रपोज कर रहे हैं उनके नाम और 2 सेकेंडर। पर हुआ क्या,
हमने देखा टाइम टू टाइम कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट तो किया बट वो एक भी वोट नहीं ले पाए। मतलब अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से मैनर ऑफ इलेक्शन को हम लोग देखते हैं। उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज किया जाता है, प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, उसमें वो किसी तरीके से एक वोट नहीं ले पाए, ये बहुत खराब रहा। तो ये यहाँ पे एक वोट भी ना वजह से तो क्या हुआ, टाइम बहुत बर्बाद होता था। तो इसलिए हम लोगों ने पहले इसको अमेंड किया। स्टार्टिंग में ये 2 था, फिर हमने इसको अमेंड करके 20 किया। नाउ फाइनली आफ्टर 1997 एक्ट उसमें हम लोगों ने इसको कितना कर दिया है, 50 प्रपोजर और 50 आपके सेकेंडर, टू सेफगार्ड द प्रेस्टीज ऑफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और आप खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और आपके पास केवल 100 ऐसे लोग भी नहीं है जो आपको वोट देने के लिए खड़े हों, तो आप क्या ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रेस्टीज खराब होती है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो इसीलिए कोशिश की हम लोगों ने कि भाई प्रपोजर और सेकेंडर का ये जो टर्म है ये हो कि किसी भी एक कंटेस्टेंट को अगर इलेक्शन लड़ना है तो ये दोनों चीजें तो होनी चाहिए। आया समझ में ये चीज, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 55 और फिर फाइनली जो वोटिंग सिस्टम होगी वो कैसी होगी, वो होगी आपकी सीक्रेट बैलेट वोटिंग सिस्टम होगा। मतलब वहां पे किसी का वोट किसी को नहीं पता चल पाएगा। फाइनली जब रिजल्ट होगा, काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद ही चीजें पता चलेंगी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल वोटिंग जो वर्ड यूज मैं बार बार कर रहा हूं, ये प्रेफरेंशियल वोटिंग का मतलब क्या होता है एक जनरल पर्सपेक्टिव में समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसको आगे पढ़ते हैं। क्या है कि अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको आर्टिकल नंबर 54 और 55 में बताई हैं, ये यहाँ तक हम लोग इसको आज के लेक्चर में रखते हैं। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसीजर, फुल प्रोसीजर ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो इट विल बी आई थिंक बेटर। अभी तक आप लोग थोड़ा सा टेंशन, मतलब कह सकते हैं कि काफी कुछ मैंने यहाँ पे आपको चीजें बताई हैं, तो यू विल बी हैविंग सम डाउट्स ऑल्सो। तो डाउट्स आप ले लीजिएगा, डाउट्स अगर हैं आपके तो आप मुझे बता दीजिए, जिससे कि हम लोग पहले डाउट सॉल्व कर ले एंड इफ पॉसिबल तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, दैट इज द मैनर ऑफ इलेक्शन इन द नेक्स्ट क्लास। गेटिंग माई पॉइंट? आया समझ में? चलिए, तो कुछ जो भी आपको अलग अलग डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए।